ओके, तो जैसा मैं समझा रहा था कि जैसे सेपरेशन ऑफ पावर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो आपको यहाँ पे पहले इसका पूरा डिटेल समझाया जाएगा कि किस तरीके से हमारे यहाँ पावर को डिवाइड किया गया है। अब इस सेपरेशन ऑफ पावर पे क्या मेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है? तो हाँ, एक क्वेश्चन बनता है कि क्या सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो गुड गवर्नेंस को प्रमोट करता है, प्रोवाइड करता है? अब आपको इससे रिलेटेड आंसर लिखना है। आंसर आप कैसे लिखेंगे? तो अब आपको वन बाय वन समझाया गया है कि हमारे यहाँ जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो इनकम्प्लीट सेपरेशन ऑफ पावर है, क्योंकि हम लोग ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रेफर करते हैं। अब ये जो हमारा इनकम्प्लीट है, आप कैसे बताएंगे कि इनकम्प्लीट है? तो सबसे पहले लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, इनके बीच में किस तरीके से इनकम्प्लीट सेपरेशन ऑफ पावर है, ये यहाँ पे मेंशन्ड होता है। ठीक है, ये सब आपको क्लास में कराया जाएगा। इसके बाद एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो देखिए 1973 के पहले क्या था, उसके बाद जब चेंज हुआ, जब सीआरपीसी आया, तब किस तरीके से हमारा लॉ आया, तो ये सब चीज आपको पूरी तरीके से क्लास में चीज कवर कराया जाता है। फिर लेजिस्लेचर और जुडिशरी, कब इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण में ये एक फेमस केस था, वहां पे ये चीज हेल्ड हुआ था। तो किस तरीके से कि जुडिशरी कैसे जो लेजिस्लेचर था वो कैसे जुडिशरी को सेट असाइड कर सकता था, फिर बाद में किस तरीके से यहाँ पे एक लंबा डिस्कशन चला था। तो ये सब जो चीज है, ये सब आपको यहाँ पे क्लास में कवर कराया जाता है, ठीक है? उसके बाद ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या डिफरेंस है? हमारे यहाँ रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है? जो रियल पावर, जो डिपोजिटरी ऑफ पावर होता है, वो किसके पास होता है? वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होता है, प्राइम मिनिस्टर्स के पास होता है। जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म होता है, वहां पे एक आदमी के पास होता है जिसको प्रेसिडेंट बोलते हैं। हमारे यहाँ ये जो कॉन्सेप्ट होता है डेरिवेबिलिटी का, अकाउंटेबिलिटी का, हमारे यहाँ इनकम्प्लीट सेपरेशन ऑफ पावर है। हमारे यहाँ कोई भी टेन्योर फिक्स नहीं है। ये सब प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बनता है, ये सब मेंस में क्वेश्चंस बनता है। अब आप बोलेंगे सर टेन्योर कैसे फिक्स नहीं है? हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट आती है वो 5 साल के लिए आती है। नहीं, उसका मैक्सिमम पीरियड 5 ईयर्स है। वो गवर्नमेंट 10 दिन के लिए भी हो सकता है, और वो 20 दिन के लिए भी हो सकता है, वो 2 साल के लिए भी हो सकता है। जब तक नो कॉन्फिडेंस मोशन वहां पास नहीं होता है, तब तक वो इंजॉय कर रहा होता है। ये सब क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, ये सब सब कुछ हम लोग क्लास में डिटेल में ये सब चीज को डिस्कस करेंगे। आज बस मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है? अब आपने ये पढ़ा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अब ये तो दिमाग में आएगा ना कि कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा अकाउंटेबल है। तो इन सब चीजों के बारे में कंप्लीट डिस्कशन हम लोग इसी तरीके से, इसी फॉर्म में हम लोग क्लास में कवर करेंगे। अब जैसे प्रियम्बल, तो जो प्रियम्बल है, आपने अभी तक प्रियम्बल पढ़ा होगा। सर मैंने जेकेएस फॉर्म अप्लाई नहीं किया है। बिल्कुल कर सकते हैं, क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं किया वो भी क्लास ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अभी तो फॉर्म आने वाला है ना केएस का। अब जैसे प्रियम्बल है, ठीक है? प्रियम्बल आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा। अब प्रियम्बल का एनालिसिस, जो कि मैंने आपको बताया कि पॉलिटी, पॉलिटी किस पेपर में पूछा जाता है? तो पॉलिटी और गवर्नेंस वाला पार्ट है वो जीएस पेपर 2 में पूछा जाता है। तो वहां पे कैसे हम उस चीज को एनालिसिस करते हैं प्रियम्बल का, कि प्रियम्बल किस तरीके से अपने आप को डिक्लेयर कर रहा है, प्रियम्बल में किस तरीके का रिवोल्यूशनरी एस्पेक्ट गिवन है, कौन सा प्रोमिसरी एस्पेक्ट है हमारा प्रियम्बल में, हम प्रियम्बल को समझते क्या है, प्रियम्बल से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में बहुत बार पूछा गया है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, जिसको बोलते हैं लीगल स्टेटस ऑफ द प्रियम्बल। बहुत बार माइंड में आता है कि जो प्रियम्बल है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? क्या इस प्रियम्बल को एक टूल्स की तरह यूज कर सकते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को जिस तरीके से हम इंटरप्रेट करना चाहते हैं? क्या, अगर जैसे प्रियम्बल में मेंशन है ना कि यू हैव द लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, तो अगर आप सोचिए कि आपके पास लिबर्टी है वर्शिप का, और आप किसी मॉस्क में जा रहे हैं, आप किसी टेंपल में जा रहे हैं और आपको वहां पे रोक दिया गया, आप किसी गुरुद्वारे में जा रहे हैं, किसी होली प्लेस पे जा रहे हैं और आपको वहां पे रोक दिया गया, तो आप क्या कोर्ट के पास जाएंगे और कोर्ट को ये बोलेंगे कि जो आपका राइट था, जो प्रियम्बल में आपको राइट्स गिवन है कि आपके पास लिबर्टी है वर्शिप का, उस वर्शिप के राइट्स को इन्फ्रिंज किया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट पूछेगा कहाँ पे है, या कोई भी कोर्ट पूछेगा कहाँ पे ये मेंशन है, तो आप बताएंगे ना कि लिबर्टी हमारा प्रियम्बल में मेंशन है कि आई हैव द लिबर्टी ऑफ वर्शिप। तो क्या कोर्ट आपकी बात सुनेगी? तो कोर्ट आपकी बात नहीं सुनेगी। क्यों नहीं सुनेगी?
क्योंकि जो प्रिएम्बल में जो वर्ड्स मेंशन्ड है वो इनफोर्सिएबल नहीं है, वो कोर्ट में वैलिड नहीं है, ठीक है। अब इसी तरीके का बहुत सारे तरीके से क्वेश्चंस अराइज होता है, तो हम लोग पढ़ते समय हर उस एस्पेक्ट को कवर करेंगे और इस 7 क्वेश्चंस जो हमारा लीगल स्टेटस ऑफ द प्रिएम्बल है ना, इस पे सिविल सर्विसेज अभी तक 6 टू 7 टाइम्स प्रीलिम्स में और न जाने कितनी बार मेंस में ये क्वेश्चंस पूछ चुका है। तो एक-एक पार्ट को हम लोग यहाँ पे इसी तरीके से कवर करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ कि कैसे हमारा पार्ट्स कवर होता है। ये मेरा अपना खुद का हैंड रिटन नोट्स है, जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। इसके साथ मैं आपको प्लीज़ आप लोग वीडियोज़ थोड़ी देर के लिए बंद रखें, वीडियोज़ वगैरह ऑन नहीं करना है क्लास में, ठीक है। ये सब आपको मैं एक छोटा-सा डेमो दिखा रहा हूँ, यू कैन सी ओवर हियर। चलिए, ये रहा पॉलिटी का चीज़। अभी मैं आपको पॉलिटी में जो कंप्यूटराइज़्ड नोट्स होता है, जो पीडीएफ होता है, वो भी मैं अभी आपको शो करूँगा। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में हम चीज़ों को कैसे कवर करते हैं। जैसे हमने उठाया मॉनेटरी पॉलिसी, तो मॉनेटरी पॉलिसी आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि सर मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे हैं तो पढ़ क्यों रहे हैं? इसका नीड्स क्या है? किस तरीके का क्वेश्चन्स आता है? एग्ज़ाम में देखिए, एग्ज़ाम में जो आप जिस चीज़ का प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ का प्रिपेयर कर रहे हैं या सिविल सर्विसेज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये एक ईज़ी टास्क नहीं है। ये थोड़ा-सा चैलेंजिंग टास्क है और इस चैलेंजिंग टास्क को हम लोगों को कैसे कन्वर्ट करना है अपने सक्सेस में, इस चीज़ को समझने के लिए हमारा बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। और बेसिक आप कोई भी टॉपिक पढ़ें, किसी भी तरीके से आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं ना, तो हमेशा उसको लिंक करने का कोशिश करिए। जैसे आज मैं आया, आज आप मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा दिया। अब आपके मन में आ रहा है, सर ने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाया, सीआरआर से स्टार्ट कर दिया कि कैश रिजर्व रेशियो कुछ होता है, जो कि बैंक को रिक्वायर्ड होता है कि बैंक क्या करे कि अपने पास कुछ रिजर्व रखे। आरबीआई के पास कुछ रिजर्व रखे। तो एसएलआर के फॉर्म में, सीआरआर के फॉर्म में सर ने कुछ-कुछ बता दिया और हमें क्या, हम भी रट लेंगे, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो ठीक है। तो एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। जो आप जिस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये एक सब्जेक्टिव अप्रोच है, ये सिर्फ़ ऑब्जेक्टिव अप्रोच नहीं है। तो यहाँ पे आपको डिटेल्ड एनालिसिस हर चीज़ का करना है। अब इसी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स आता है। तो सबसे पहला चीज़ हमारे दिमाग में यही आता है कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है या कोई भी पॉलिसी जो गवर्नमेंट की तरफ से आता है, फिस्कल पॉलिसी हो या किसी भी तरीके का पॉलिसी, इस पॉलिसी का नीड्स क्या है? तो पॉलिसी का मतलब क्या होता है? प्लानिंग। और क्या बिना प्लानिंग के आप एक कंट्री को गवर्न कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो व्हाई देयर इज़ अ नीड टू स्टडी मॉनेटरी पॉलिसी और एनी अदर पॉलिसी, किसी भी तरीके की पॉलिसी को नीड, आवश्यकता क्या है उसको पढ़ने का? क्योंकि प्लानिंग जो है वो बहुत ही एसेंशियल पार्ट है टू गवर्न द कंट्री। कंट्री को गवर्न करने के लिए एक छोटा-सा पार्ट, अगर आपको हॉलिडे पे जाना होता है, तो आप प्लान करते हैं कि टिकट्स बुक करते हैं, फिर आप कैब वाले से बात करते हैं, होटल्स बुक करते हैं, वहाँ पे आप एकोमोडेशन देखने के बाद भी आपके पास होता है कि अच्छी जगह पे आस-पास में कैसा फूड्स वगैरह दे रहा है, हम किस-किस जगह पे विज़िट करेंगे। तो एक पूरा प्लान करते हैं ना एक छोटे से पार्ट के लिए। तो सोचिए अगर इतने बड़े कंट्री को गवर्न करना है, तो प्लानिंग कितना इम्पोर्टेंट है। प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर आप प्लानिंग क्यों कर रहे हैं? अगर आप प्लान नहीं करेंगे तो क्या आपका ट्रिप सक्सेसफुल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से कंट्री को गवर्न करने के लिए प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्स है वो काफ़ी लिमिटेड है और उस रिसोर्स का बहुत सारा यूसेज है और ह्यूमन बीइंग का जो डिज़ायर है वो अनलिमिटेड है। तो उस चीज़ को कैसे एलोकेट किया जाए, इस कारण से हम लोग प्लानिंग करते हैं। उसी प्लानिंग के अंदर बहुत सारा सिस्टम बनाया जाता है, जैसे मॉनेटरी सिस्टम है, फिस्कल सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, बहुत तरीके का सिस्टम बनाया गया है। उसी सिस्टम के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी आता है। उसी मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे टूल्स कवर करते हैं। ठीक है? अब मॉनेटरी पॉलिसी करता क्या है? इसका प्राइमरी फोकस क्या है? ये कैसे प्राइस को स्टेबल करता है? इसमें क्या-क्या टूल्स है? क्या इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है? अब देखिए, क्या होता है कि आप जब पढ़ने जाएँगे मॉनेटरी पॉलिसी ना, तो आपको सीधा यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है। लेकिन उसके पहले का ये जो चीज़ है, जो ओरिजिन है, ये कवर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको जहाँ भी कि ऐसा कुछ ओरिजिन है, वो मैं अपना खुद का आपको हैंड रिटन नोट्स दूँगा और इसी फॉर्म में मैं आपको ये सब चीज़ कवर कराऊँगा। इसके बाद आप इसके बाद जैसे सीआरआर है, बैंक कैसे काम करता है, ये लायबिलिटी क्या होता है, जो आप पैसा जमा करते हैं, वो आप अपनी सेविंग अकाउंट में करते हैं। कुछ बिज़नेसमैन होंगे वो करंट अकाउंट में पैसा जमा करते होंगे, कुछ लोग जो होंगे वो एफडी कराते होंगे, कुछ लोग होंगे वो आरडी कराते होंगे, रेकरिंग डिपॉज़िट। तो ये सब क्या होता है, ये डिमांड लायबिलिटी क्या होता है, टाइम लायबिलिटी क्या होता है, तो इस तरीके से
हमें इन सब चीज़ों को कवर करना होता है। देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने एक डायग्रामेटिकली कोशिश किया है कि इन सब चीज़ों को कवर करूँ। इसी तरीके से मैं सिविल सर्विसेज़ का जो भी बैच लेता हूँ, मैं इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, करंट अफेयर्स का बैच लेता हूँ और जो भी बैच लेता हूँ, मैं ये अपने बैच में इसी तरीके से चीज़ों को कवर कराता हूँ। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको मैंने पूरा समझा दिया। अब कुछ एग्ज़ाम्स जैसे आप सिविल सर्विसेज़ के साथ-साथ आप केएस के साथ-साथ अगर सपोज़ करिए कि आप किसी और एग्ज़ाम के बारे में भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस एग्ज़ाम में भी क्या-क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है या प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पॉइंट्स टू रिमेंबर कि ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे कि किस सेक्शन में आरबीआई एक्ट 1934 में कहाँ पे सीआरआर मेंशन्ड है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में क्या मेंशन्ड है, तो ये सब चीज़ आपको याद रखना होगा। देन देखिए यहाँ पे एसएलआर, अब ये तो हमने पढ़ लिया सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है। अब इससे रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन्स फ्रेम होता है कि इसका क्या यूजेज है, सीआरआर और एसएलआर का। कैसे सीआरआर और एसएलआर हमें हेल्प करता है कि हम इन्फ्लेशन से फाइट करें। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे पूरा एक डायग्राम फॉर्म में इस चीज़ को कवर किया है। कि आप कैसे डेब्टर क्या होता है, डिपॉजिटर्स क्या होता है, कैसे इन्फ्लेशन को फाइट करने के लिए कैसे हम कंजम्पशन को रिड्यूस करते हैं, कंजम्पशन रिड्यूस होता है तो लोन एक्सपेंसिव बन रहा है, कैसे हम मनी सप्लाई को रिड्यूस करते हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है जिसको हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं, कैसे हम डिफ्लेशन को फाइट करते हैं। तो ये सब में एक पार्ट है जो मैं आपको शो कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके का नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अलोंग विथ दिस मैं आपको वो भी नोट्स दिखाता हूँ, जो नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाएगा। तो you can just see it। जैसे आपने बोला इलेक्शन कमीशन। हाँ, केएस अभी हर साल होगा और इसका अभी ह्यूज वैकेंसी आएगा क्योंकि अभी बहुत सारा वैकेंसी केएस में आने वाला है, ठीक है? तो आप लोग अभी से और ये देखिए, ये इस तरीके का आपको प्रिंटेड नोट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे यू कैन सी इट फ्रॉम हियर, इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। तो कौन-सा आर्टिकल है? आर्टिकल 324 से 329 पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दीस डील्स विद द इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। आर्टिकल 324 क्या होता है? आर्टिकल 325 क्या होता है? 326 क्या होता है? इस तरीके से कंप्लीट आपको प्रिंटेड नोट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा अलोंग विद द एक्सप्लेनेशन। जब मैं आपको क्लास में ये सब चीज़ एक्सप्लेन कर दूँगा, उसके बाद इस नोट्स को मैं आपको दूँगा कि आप यहाँ पे घर पे इस चीज़ को रेफर करेंगे और यहाँ से चीज़ों को कवर करेंगे। तो ये रही नोट्स। येस, इट इज़ बेटर टू स्टार्ट नाउ। ये रही नोट्स की बात कि अगर आप लोगों के मन में होगा कि सर कैसा नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, तो इस तरीके का नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। नाउ क्लासेस को कवर करने के बाद, जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का टॉपिक कवर कर लिया, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टॉपिक कवर करने के बाद, इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू होंगे, जो सिविल सर्विसेज पैटर्न पे होते हैं, जो केएस पैटर्न पे होते हैं, वो सारे एमसीक्यू क्लास में ही मैं आपको कवर कराऊँगा। जैसे आप देख सकते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। The statement to as per the Constitution of India, President should appoint the senior most judges of the Supreme Court as the Chief Justice of the Supreme Court. Which of the statement given above is are correct? On one only, two only, both one and two, neither one nor two. तो इस तरीके से जो आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, ये सब आपको उसी पैटर्न पे देखने को मिलेगा, जिस तरीके से सिविल सर्विसेज में या केएस में क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो हर टॉपिक कवर करने के बाद, उस टॉपिक से रिलेटेड मिनिमम 10 टू 15 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस हम लोग क्लास में कवर करेंगे, अच्छे लेवल का क्वेश्चंस कवर करेंगे। यू कैन सी इट फ्रॉम हियर। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमने कवर किया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमारे जैसे फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है? इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन्स है। तो इस तरीके से जैसे-जैसे हमारा टॉपिक कवर होता है, उसी उस तरीके हम लोग एमसीक्यू को कवर करना शुरू करते हैं, ताकि आपका एक टेस्ट हो जाता है कि आपको टॉपिक समझ आ रहा है कि नहीं। अगर आप थॉरली एमसीक्यू बना पा रहे हैं, यस, स्टेटमेंट वाइज़ क्वेश्चन कैरी मोर वेटेज इन सीएसई, वही मैं बता रहा हूँ, केएस हो, सीएसई हो, ये सब का पैटर्न बिल्कुल सेम है।
और जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है उसी को स्टेट पीसीएस कवर मतलब कॉपी करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने कोई टॉपिक पढ़ा तो उस टॉपिक से रिलेटेड हम एमसीक्यू को कवर कैसे करते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि क्लास में ही। हाँ बिल्कुल, आई विल अलाउ यू टू स्पीक, डोंट वरी, बस थोड़ी देर और, ठीक है। इसके बाद जब हम सारा टॉपिक कवर कर लिया, हमने पूरा पॉलिटी कवर कर लिया, हमने पूरा हिस्ट्री कवर कर लिया, तो अब हमें क्या करना है, उसके बाद हमें पास्ट 40 इयर्स का जो क्वेश्चन बैंक है, सिविल सर्विसेज का जो क्वेश्चन बैंक है, उस क्वेश्चन को हम क्लास में या टेस्ट के फॉर्म में आपको यहाँ पे दिया जाएगा और आपको उसको अटेम्प्ट करना होगा। जैसे आप देख रहे हैं ये हिस्ट्री है, 1979 से स्टार्ट है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। ये फुल कॉम्पाइलेशन है। ये मैं बहुत सारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स में मैं टेस्ट सीरीज के फॉर्म में जब लॉन्च करता हूँ तो वहाँ पे टेस्ट के फॉर्म में क्वेश्चंस कराता हूँ, या फिर बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस को पिक करके हम क्लास में डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए 1980 का क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट हो गया है। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो 1981 का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, फिर 1982 का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आए हुए हैं, उन सारे टॉपिक से रिलेटेड वो सब कुछ आपको एक जगह पे यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब देखिए ये 1982 का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये जैसे हिस्ट्री का रहा, इसी तरीके से आगे इसी में आपको पॉलिटी को देखने को मिलेगा, इसी में आपको ज्योग्राफी का देखने को मिलेगा। तो हर टॉपिक्स का, हर सब्जेक्ट का हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन कवर करेंगे, पास्ट 40 इयर्स क्वेश्चन बैंक कवर करेंगे, ठीक है। ये तो आपको पता चला कि किस तरीके से हम यहाँ पे चीज़ों को कवर करेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है, वो हमारा करंट अफेयर्स पार्ट है। हाँ, यस, ओके, आस्क व्हाट यू वांट टू आस्क, बोलिए। यस, आस्क मी। ग्लाइसिरॉल, कैसे ये नाम है आपका? यस, बोलिए। यस, पूछिए क्या पूछना है, वो पूछिए। नो, यू आर नॉट ऑडिबल, पहले आप माइक को अनम्यूट करें तब पूछें। यू आर नॉट ऑडिबल। बता रहा हूँ, बुक लिस्ट अभी मैं बता रहा हूँ, वेट। यस, माइक को पहले अनम्यूट करिए फिर पूछिए। ओके, यस, पूछिए। यस, मैंने अनम्यूट कर दिया है, अब आप पूछ सकते हैं। जी सर, क्या पूछना है? अभी आपने किसने मैसेज किया है? मुझे डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं कि सर दिस शुड बी इंटरेक्टिव सेशन, तो वी शुड अलाउड टू स्पीक, आई वांट टू आस्क समथिंग। तो पूछिए, ग्लिसरॉल, नहीं पूछना है कुछ? ओके, चलिए फिर माइक म्यूट कर लीजिए अगर नहीं कुछ पूछना है तो। ठीक है, ये फिर हमारा, आपको मैंने बताया कि कैसा पेपर हमें कवर करना होता है पास्ट 40 ईयर्स का। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, वो करंट अफेयर से रिलेटेड पार्ट है। नो, अब आप अनम्यूट कर सकते हैं, एनीवन कैन अनम्यूट, क्योंकि मैंने यहाँ से वो ओपन कर दिया तो आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। अब कैसे करंट अफेयर्स कवर करना होता है, तो अभी आपने पढ़ा होगा कि जो पंजाब में जो इलेक्शन डेट था ना, उसको 14 फरवरी से चेंज करके 20 फरवरी कर दिया गया था। ठीक है, क्यों किया गया था? क्योंकि बीच में जो 16 फरवरी था ना, वो रविदास जी का जयंती था। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है ये आपका कहाँ पे कवर होगा, तो जीएस पेपर 1 में कवर होगा। जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री का जो पार्ट होता है, इसमें आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड ये पार्ट होगा। इसको सोसाइटी पार्ट के अंदर कवर करेंगे। तो जैसे जीएस पेपर 1, गुरु रविदास, टॉपिक्स कवर्ड अंडर आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर एंड एंशिएंट इंडिया टू मॉडर्न टाइम्स। ठीक है, इसका कंटेक्स्ट देखिए कि देखिए जो टोटल पॉपुलेशन है दलित का इन पंजाब,
उसमें नियरली 21% जो पॉपुलेशन है वो रविदास कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इस पॉपुलेशन का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा कि रविदास जी का जो जयंती है वो 16 फेब को है, एंड ड्यू टू दिस द डेट ऑफ पंजाब असेंबली इलेक्शन वाज चेंज फ्रॉम 14 फेब टू फेब 20th। अब रविदासीज कौन है? तो रविदासीज एक दलित कम्युनिटी है जिनका नियरली 12 लाख पॉपुलेशन अभी है इन दुआब रीजन। दुआब रीजन क्या होता है ये हम लोग कवर करेंगे। दुआब रीजन हम लोग कहाँ पे कवर करेंगे? जियोग्राफी में कवर करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इनसे रिलेटेड आपको फैक्ट्स देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सब हम लोग करंट अफेयर्स में कवर करेंगे डेली बेसिस पे। अब गुरु रविदास जी के बारे में, तो ये भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड था, तो अब आपको गुरु रविदास जी के बारे में दे दिया जाएगा प्रीलिम्स में और पूछा जाएगा ही वाज एसोसिएटेड विद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट, दो और मूवमेंट का नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ दी चीज आर करेक्ट। अब आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ दिया गया, गुरु रविदास जी अचानक कहाँ से आ गए, हमने तो कहीं पढ़ा नहीं, हमारे हिस्ट्री के बुक्स में कहीं मेंशन नहीं है, फिर ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया? इस साल का पेपर टफ है, यही होता है। लेकिन पेपर कहाँ से आया? पेपर तो आपके उसी जगह से पूछा गया जो डे टू डे बेसिस पे आप पढ़ रहे थे, जो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, उसी से तो क्वेश्चन पूछा गया। अब यहाँ पे मैं आपको हर वो चीज बताऊंगा। ये गुरु रविदास जी जो थे ये नॉर्थ इंडियन मिस्टिक पोएट थे ऑफ द भक्ति मूवमेंट, ठीक है। इनसे रिलेटेड इनका गुरु रविदास जी का कुछ टीचिंग्स था, इन्होंने कुछ प्रीचिंग्स दिया था, कुछ सिखाए थे, ठीक है। अब उससे रिलेटेड पार्ट आपको प्रीलिम्स में तो देखने को मिलेगा ही, मेंस में कैसे देखने को मिलेगा? जैसे डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ टीचिंग्स बाय गुरु रविदास टुडे। अब आपने मेंस में ये क्वेश्चन देखा, अब आपने पता ही नहीं है कि गुरु रविदास जी कौन थे, उन्होंने क्या टीचिंग्स दिया था, उन उनका एसोसिएशन किस मूवमेंट से था। अगर आपको ये सब कुछ पता ही नहीं है तो आप कहाँ से ये सब चीज आंसर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो करंट अफेयर्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि करंट अफेयर्स जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको उसको एसोसिएट करना होता है। ये पेपर 1 का है, ये पेपर 2 का है, ये पेपर 3 का है, ये पेपर 4 का है, किस पेपर का है उसको आपको वहां से एसोसिएट करना होता है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे देखिए आपको मैंने एक पेपर 1 का दिखाया, एक पेपर 2 का। अभी इंडिया और यूएई ने एक हिस्टोरिक सीईपीए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है। अब ये क्या है? तो ये कहाँ पे कवर होता है? अब आपने न्यूज़पेपर में ये हेडिंग तो पढ़ लिया, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। मेंस में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, प्री में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको लग रहा होगा ये कहाँ से पूछ दिया गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये तो किसी टेक्स्ट बुक में मेंशन ही नहीं है। तो टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है, हमने तो सारा टेक्स्ट बुक पढ़ लिया था, हमने तो पूरा आर्ट एंड कल्चर पढ़ लिया था, हमने आईआर के लिए भी ये बुक वो बुक बहुत कुछ पढ़ लिया था। सर ये क्वेश्चन आ गया, ये तो आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आ गया। नहीं, ये विद इन द सिलेबस क्वेश्चन आया है। ये किस टॉपिक के अंदर कवर किया जा रहा है? तो इंडिया एंड द नेबरहुड रिलेशन, जो इंटरनेशनल रिलेशन का भी जो मैं बात कर रहा हूँ, आईआर का बात कर रहा हूँ, उसी में ये कवर किया गया है। अब सीईपीए क्या है, ये कैसे डिफरेंट है एफटीए से? तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सब कुछ मैं आपको क्लास में ही कवर कराऊंगा कि सीएपीए जो साइन हुआ है इंडिया और यूएई के बीच में, इसका बेनिफिट्स क्या क्या है, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है आपको इससे रिलेटेड बेनिफिट्स पूछ लिया जाए। इसी तरीके से पेपर 3 देखिए, जैसे जीएस पेपर 3 है, जीएस पेपर 3 में भी हमने देखा है ना, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, इन सब से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछने को देखने को मिलेगा। अब एक्सटेंडेड प्रोसीजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन प्लास्टिक पैकेजिंग, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन प्लास्टिक पैकेजिंग। तो प्रोड्यूसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सटेंड किया गया है प्लास्टिक पैकेजिंग पे। ये किस टॉपिक्स में कवर होगा? अब आप न्यूज़पेपर में हेडिंग देखेंगे और बहुत लोग क्या होता है स्किप कर देते हैं, अरे इसका क्या मतलब है, इसमें क्या प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा? ये क्या हो सकता है, प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या? नहीं, ये तो नहीं पूछा जाएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इसमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आप ये जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है। अब उससे रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट आपको पढ़ना है कि द गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड द गाइडलाइंस ऑन एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी, जिसको ईपीआर बोलते हैं, ऑन प्लास्टिक पैकेजिंग अंडर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। अब आपने ये पढ़ा, अब उससे रिलेटेड बहुत सारा गाइडलाइंस है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, 3, 4, इन सब में इसको डिफाइन किया गया है। अब ये सब गाइडलाइंस में क्या क्या होता है, ये सब चीज यहाँ पे हम लोग जब कवर करेंगे क्लास में, तो हम लोग इन सब चीजों को पॉइंट वाइज कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंस आपने देखा, इसका सिग्निफिकेंस क्या क्या है। अब इसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आएगा।
प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स क्या है, हो सकता है इस पे क्वेश्चन आएंगे। अब आपने क्वेश्चन देखा प्रीलिम्स का क्वेश्चन, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। अब जिस समय आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे उस समय तो आपने इसको स्किप कर दिया था, आपको लगा था कि ये तो कुछ अलग सा चीज है, ये प्रीलिम्स में कैसे पूछा जाएगा, प्रीलिम्स में तो वही चीज होगा ना कि हमें कुछ याद करना होगा। नहीं, दिख रहे हैं लॉजिक बेस्ड, प्रोडक्शन ऑफ फोटोवोल्टाइक सेल, वेस्ट मैनेजमेंट, एंटी डंपिंग ड्यूटी, फार्मिंग इंसेंटिव, इन सब में किससे रिलेटेड है ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, किससे रिलेटेड था अभी, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी। अभी देखिए यहाँ पे प्लास्टिक नहीं बोल रहा है, आपसे सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट पूछ रहा है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है और कैसे हमें करंट अफेयर्स को फोकस करना है ये आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए अब कभी कभी क्या होता है जीएस पेपर 1 और पेपर 3 दोनों में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे आप देख रहे हैं जीएस पेपर 1 जियोग्राफिकल फेनोमेना से रिलेटेड है, जीएस पेपर 3 क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। अब क्लाइमेट चेंज और जियोग्राफिकल फेनोमेना ये सब हमें जियोग्राफी में भी देखने को मिल सकता है, जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 3 में भी देखने को मिल सकता है, पेपर 3 पेपर 1 में भी देखने को मिल सकता है। अब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने बताया कि वाइल्ड फायर्स जो है ना वो ज्यादा फ्रिक्वेंट होगा, बहुत ज्यादा लार्जर होगा और बहुत इंटेंस होगा क्लाइमेट चेंज के कारण। अब हमको वाइल्ड फायर्स ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगा, तो वाइल्ड फायर्स विल बी मोर फ्रिक्वेंट लार्जर एंड इंटेंस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ये न्यूज में है। अब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, वाइल्ड फायर क्या होता है, इसी चीज को डिफाइन करिए। तो इस तरीके से बहुत कुछ हम लोगों को करंट अफेयर से रिलेट करके क्वेश्चंस को कवर करना होता है। क्यों फॉरेस्ट फायर्स जो होता है, क्वेश्चंस आ गया कि व्हाई फॉरेस्ट फायर्स आर डिफिकल्ट टू कंट्रोल। फॉरेस्ट फायर्स जब जब कहते हैं ना कि जंगल में आग लगी है, जंगल में आग लगती है तो कितना तेजी से फैलता है, हम लोग उसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हैं, क्यों इतना ये डिफिकल्ट होता है फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करना। देखिए इसका आंसर यहाँ पे गिवन है, क्योंकि टेरेन जो होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, मैन पावर का शॉर्टेज होता है, आउटडेटेड टेक्निक्स, जो हमारे पास जो टेक्निक्स है ना बहुत आउटडेटेड हो चुका है, हमें कुछ नया कुछ लाना होगा, कुछ नया कुछ सोचना होगा। ये जो फॉरेस्ट फायर है इसको फ्यूल कहाँ से मिलता है, क्यों इतना तेजी से ये फैलता है, तो इन सब चीज का डिस्क्रिप्शन हम लोग क्लास में डेली बेसिस पे करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी पार्ट होगा उसको कवर करेंगे। और सोचिए अगर डेली बेसिस पे आप 3-4 टॉपिक्स को अगर इस तरीके से कवर करते चले जाएंगे तो 6 मंथ्स के विद इन आपके पास कितना नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद जब आपको मेंस में आंसर राइटिंग करना होगा तो आप कितने अच्छे तरीके से उसको आंसर राइटिंग भी कर सकेंगे। और जब इतना नॉलेज रहेगा तो करंट अफेयर्स आपका चीजें कवर रहेगी, तो सोचिए आपके लिए प्रीलिम्स कितना इजी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे चीजों को कवर करते हैं। ये मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ जो मैं क्लासेस में कवर कराता हूँ। जैसे ये कल का ये आज का करंट अफेयर्स है, तो इसी तरीके से जैसे व्हाट आर द सर्टेन फॉरेस्ट मोर सस्पेक्टेबल टू फायर्स, कौन कौन सा ऐसा फॉरेस्ट है जो ज्यादा सस्पेक्टेबल है फायर्स के, हाउ डू लोकल वेदर पैटर्न ऐड टू दिस सस्पेक्टेबिलिटी, व्हाट इज द स्ट्रेटजी टू मिटिगेट बुश फायर, बुश फायर को ही फॉरेस्ट फायर कहते हैं। अब वहां पे आपसे फॉरेस्ट फायर ना पूछ के बुश फायर पूछ देगा, तो हर वो चीज हम लोग यहाँ पे क्लास में कवर करेंगे जिस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए कुछ फैक्ट्स होता है हर दिन का जो प्रीलिम्स से रिलेटेड होता है। जैसे टोंगा वोल्केनिक इरप्शन हुआ, ये न्यूज में क्यों था, रिवार्ड प्रोजेक्ट, अब आपको एग्जाम में सीधा प्रीलिम्स में देखा रिवार्ड प्रोजेक्ट इज नोन एज, अब आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। इस तरीके से रिजुवनेटिंग वाटर सेट्स फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट, और भी 3-4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो आपने पढ़ा होगा तभी आप उस चीज का आंसर कर सकते हैं। और ये सब करंट रिलेटेड क्वेश्चन होता है, मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स हो या मेंस हो 50% जो आपका सिलेबस होता है वो टिल्टेड, जो क्वेश्चंस होता है वो टिल्टेड टुवर्ड्स योर करंट अफेयर्स पार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे चीजों को कवर करते हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है, कि मैं थोड़ा सा दिस इज मी, दिस इज मी, ये मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है ऑल ओवर इंडिया, फ्रॉम महाराष्ट्र टू ओडिशा टू दिल्ली टू चेन्नई केरला जम्मू एंड कश्मीर विशाखापट्टनम अन अकेडमी। अब जैसे एक छोटा सा चीज मैं आपको दिखाऊं, एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, बहुत पुराना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड था, उसको अभी रीस्ट्रक्चर किया गया है और उसको 7 न्यू कॉर्पोरेट एंटिटीज में कन्वर्ट किया गया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको हम लोग पीपीटी के फॉर्म में कवर करेंगे कि इसमें कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग मतलब देखते हैं, ऑर्डिनेंस का क्या मतलब होता है, रीस्ट्रक्चरिंग का क्या मतलब होता है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है,
उसको रीस्ट्रक्चर करने का जरूरत क्यों पड़ा, उससे रिलेटेड कौन कौन से कमिटीज और उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया, जो 7 नया डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बना है वो क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा रीस्ट्रक्चरिंग का। कुछ वन लाइनर फैक्ट्स हम लोग देखेंगे जो हमारे प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे ऑर्डिनेंस का क्या मतलब होता है, तो एक आप देखेंगे ऑर्डिनेंस और एक आप देखेंगे छोटा सा ऑर्ड, उसमें आई लग जाता है, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है ये एक अलग चीज होता है, ऑर्डिनेंस क्या होता है एक अलग चीज होता है। तो इसका कंप्लीट मीनिंग यहाँ पे मैंने, ये सब मेरे द्वारा डिजाइन किया हुआ चीज सब है। रीस्ट्रक्चरिंग का क्या मतलब होता है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड क्या था, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो देखिए 1712 में ये इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सेटअप किया गया था। अब ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन गया कि एज अ गन पाउडर फैक्ट्री कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था, 1712 किसके द्वारा किया गया था, तो सबको लगता है कि ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया था, नहीं ये डच के द्वारा किया गया था। सबसे पहले हमारे देश में कौन आए थे, पुर्तगीज, उसके बाद कौन आए थे, डच, उसके बाद इंग्लिश आए थे, ठीक है, फिर डैनिश, फिर फ्रेंच, ऐसे आए थे। तो अब ये सब आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो हम लोग इस तरीके से भी बड़े-बड़े पार्ट्स को कवर करेंगे, जहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है, उसको हम लोग डिटेल्ड में इस तरीके से कवर करते हैं। इसको नेसेसिटी क्या था, इसको रीस्ट्रक्चर करने का ज़रूरत क्यों पड़ा? इससे रिलेटेड जो-जो कमिटीज़ होता है, क्योंकि सिविल सर्विसेज कमिटीज़ में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो इससे रिलेटेड कमिटीज़ है। जो 7 न्यू डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बना है, वो क्या है? उसका नाम क्या है? अब इम्पैक्ट क्या होगा, एम्प्लॉयी पे क्या असर पड़ेगा? कुछ वन लाइनर फैक्ट्स है कि उस समय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में वो कौन है? किसने ये चार्ज एज्यूम किया है? तो इस तरीके से चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। सो एम आई क्लियर टू यू ऑल कि हम लोग कैसे कवर करेंगे चीज़ों को? ये अभी हम लोग स्ट्रैटेजी पे डिस्कशन नहीं किया है। जब क्लास स्टार्ट होगा आपका, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू द क्लासेस हम लोग उस स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे चीज़ों को कवर करना है, कितने टाइम में आपको कौन-सा पार्ट कवर करना है, ठीक है? ये मैंने आपको बताया है कि आप क्लास जॉइन करेंगे तो आपको क्या-क्या बेनिफिट्स यहाँ पे मिलेगा, किस तरीके से हम लोग चीज़ों को कवर करेंगे। स्ट्रैटेजी वाइज़ हम लोग वो सब कुछ डिस्कस करेंगे जब हमारा क्लास स्टार्ट होगा ऑन 10th ऑफ मार्च, ऑन 10th ऑफ मार्च। नाउ डू यू पीपल वांट टू आस्क सम मोर क्वेश्चंस? कोई क्वेरी है आप लोगों का? बुक लिस्ट, यस, ओके। क्लासेस दिन में भी होंगे, शाम को भी होंगे। जो लोग जॉब पे होंगे उनको रिकॉर्डेड सेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप जो लाइव क्लास होगा उसको रिकॉर्ड किया जाता है और उसको ऐप पे अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है? सबसे पहले जो आपको एनसीईआरटी है, वो क्लास 6 से 12th तक का एनसीईआरटी एंड 6 से 10th तक का तो अटमोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है? ये सारा एनसीईआरटी आपको कवर करना है। देन जैसे अगर आपको ज्योग्राफी करना है, तो ज्योग्राफी के लिए एक अच्छी बुक आती है जीसी लियोंग, जीसी लियोंग। आपको पॉलिटी कवर करना है, तो पॉलिटी के लिए एक बुक आती है लक्ष्मीकांत, एवरीवन नो लक्ष्मीकांत। इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स के लिए आपको रमेश सिंह। देखिए जब मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगा, जब मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊँगा, तो आपको बुक्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। यू कैन सी कि मैं जिस तरीके से आपको नोट्स दे रहा हूँ, आपको कोई बुक की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इकोनॉमिक्स के लिए आप लेना चाहते हैं, रमेश सिंह ले सकते हैं, बट नॉट रिक्वायर्ड। देन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, तो उसके लिए आप बिपिन चंद्रा का बुक ले लें, बिपिन चंद्रा का बुक। जो इंटरनेशनल रिलेशन के लिए अगर आप बुक रेफर करना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th का ये बहुत अच्छा है और यहीं से आप उस चीज़ को रेफर करिए। इंडियन कल्चर के लिए आप स्पेक्ट्रम को रेफर कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम। नहीं, अब पोस्टपोन नहीं होगा। एक्चुअली क्लासेस आपकी अभी से स्टार्ट हो जाती। हम लोगों का जो टाइम था, वो ये था कि हम लोग 15 फेब से स्टार्ट करेंगे। बट 15 फेब से स्टार्ट क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि बहुत सारे एफए के बच्चे जो थे, बहुत सारे जो एसआई के बच्चे थे, उन्हें भी प्रिपेयर करना था और उन लोगों का कुछ रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर प्लीज़ क्लासेस को थोड़ा-सा डिले कर दीजिए, क्योंकि जो एफए वाले बच्चे हैं, वो लोग अभी उस मोड में हैं, वो वहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं, एसआई में का प्रिपेयर कर रहे हैं। तो वो लोग थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसी कारण से हमने बस इसे थोड़ा-सा एक्सटेंड किया है।
10th मार्च से एक दिन भी डिले नहीं होगा। द क्लास विल डेफिनेटली स्टार्ट ऑन 10th ऑफ मार्च। और कोई क्वेरी है रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। आप मेरा यूट्यूब चैनल भी आप देख सकते हैं, मेरे नाम का यूट्यूब चैनल भी है, अनुरोध अंकित। उस पे बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं पड़े हैं, लेकिन कुछ वीडियोस पड़े हैं। अगर आपको देखना होगा कि सर डेमो वगैरह देखना है तो आप वहां से भी देख सकते हैं। सर हाँ बोलिए। ये जो आपने अभी बताया ना कि इंटरनेशनल रिलेशन के लिए स्पेक्ट्रम, कौन सी क्लास की बुक लेनी है उस टाइम? कौन सा? इंटरनेशनल रिलेशन आपने स्पेक्ट्रम बताया ना कि हाँ, ये हाँ, कल्चर के बारे में बताया। एक स्पेक्ट्रम का बुक ही आता है, पूरा आर्ट एंड कल्चर वहाँ पे कवर रहता है, वो क्लास वाइज सर नहीं उसका होता है। नाम क्या है उसका बुक का, वो बता दो। स्पेक्ट्रम के नाम से ही वो बुक फेमस है। आप बस बोलेंगे इंडियन कल्चर का स्पेक्ट्रम देने के लिए तो वो आप समझ जाएंगे, वो आपको दे देंगे। और जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स के लिए आपको हिंदू को रेफर करना है, योजना को रेफर करना है, और इसके साथ अगर आपको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करना है तो आप कुरुक्षेत्र को रेफर कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र एक मैगजीन आता है, ये योजना और कुरुक्षेत्र जो है ये मैगजीन है। बस इतना ही करना है। और आपको कुछ नहीं भी करना है तो ये क्लास में मैं सब कुछ आपको कवर करा दूंगा, इंटायर पोर्शन मैं आपको क्लास में कवर कराऊंगा। तो यू डोंट हैव टू वरी कि आपको कैसी चीजों को कवर करना है। सर ये इतना आपने सफिशिएंट कराया, इतना सफिशिएंट से मैक्सिमम कब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है? ये जो आपने ज्योग्राफी का बताया, जीसी लियोन, हाँ जीसी लोग यस, बहुत अच्छी बुक है, यहाँ से कवर हो जाएगा। और आप लोग इतना क्यों परेशान हो रहे हैं कि सर बुक्स क्यों इतना रेफर करना, बुक्स इतना रेफर क्यों करना? आपको क्लास में सब कुछ कराया जाएगा, आपको उससे रिगार्डिंग नोट्स दिया जाएगा, आपको बहुत तरीके से आपको पीपीटी वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, उस पर बहुत सारा एमसीक्यू कवर कराया जाएगा। तो यू विल नॉट रिक्वायर द बुक्स। बुक्स आप खरीदेंगे भी तो वो बुक्स ऐसे ही पड़ा रहेगा। आप जब ये सब सिलेबस कवर कर लेंगे तब आप बुक्स को रिविजन के लिए उठाएंगे, या कहीं पे आप कोई टॉपिक पे अटक रहे हैं तो वहां पे आप बुक्स को रेफर करेंगे। ओके, तो आपको इतना परेशान नहीं होना है कि बुक सर अभी हम सारा बुक्स ले रहे, नहीं करना है आपको, कोई बुक्स नहीं लेना है। ये सब कुछ मैं आपको क्लास में कवर कराऊंगा, एकदम छोटे से छोटे पार्ट से हम लोग कवर करेंगे। तो जब आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर आपको पूरी तरीके से कोचिंग पे डिपेंडेंट रहना है, तो आपको इतना परेशान नहीं होना है। ठीक है, एनी मोर क्वेरी? कोई और क्वेरी आप लोगों का? आप माइक ऑन कर सकते हैं। अच्छा, क्लास ओवर होने वाली है सर। एनसीईआरटी क्लास रीड करके सब्जेक्ट वाइज पहले आना है। नहीं, पहले आप वहाँ थोड़ा सा रीड कर सकते हैं, क्लास से पहले आप एनसीईआरटी रीड कर सकते हैं, तो ये वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है।